हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए थ्योरी क्लास लेके आ रही हूँ। ये मेरी सीरीज का फर्स्ट थ्योरी क्लास है। छोटी सी क्लास लेके आ रही हूँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। आज मैं एनिशिएंट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इन एनिशिएंट इंडिया लेके आ रही हूँ। लेकिन दो ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आज पढ़ाऊंगी। फर्स्ट तक्षशिला यूनिवर्सिटी और सेकंड नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे हिस्ट्री का भी सिलेबस का पार्ट है और पेपर वन का भी पार्ट है। इससे क्वेश्चन इस बार भी आया है। विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया है। पिछले बार भी आया था पेपर वन में, और इस बार पेपर हिस्ट्री में भी आया था यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन, और पेपर वन में भी आया था। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। इसलिए मैं सोची कि छोटा सा वीडियो बना के लाती हूँ, तो बच्चों के लिए अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और टॉपिक भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण के महत्वपूर्ण केंद्र प्राचीन काल के तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला शहर गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बीसी में हुई थी। यहाँ पे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे इस यूनिवर्सिटी में। हर्ष के टाइम में चाइना के वेंग चाइना के यात्री वेंगसांग, जो कि इंडिया आए थे, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का उल्लेख नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बराबर किया है अपने बुक में। सो तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी था। अभी एंशिएंट में वो सबसे महान यूनिवर्सिटी माना जाता है। अभी तक नालंदा विक्रमशिला सबसे ज़्यादा महान यूनिवर्सिटी माना जाता है। तक्षशिला अभी इंडिया में नहीं है। तक्षशिला नामक स्थान जो है वो पाकिस्तान में है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो था वो ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो अन्य देशों के कई छात्रों को आकर्षित करता था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उम्दा प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। विशेष रूप से तक्षशिला यूनिवर्सिटी चिकित्सा अध्ययन के लिए माना जाता था। यहाँ पे चिकित्सा के लिए अच्छी अच्छी सुविधाएं थी, क्योंकि उस समय मोतियाबिंद का इलाज, उसके बाद सिजेरियन डिलीवरी, ये सभी से होती थी, और वो उसकी पढ़ाई तक्षशिला यूनिवर्सिटी से होती थी। उस समय सुश्रुत, चरक, ये सभी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और और भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, जैसे पाणिनि, व्याकरणविद। पाणिनि पढ़ने वाले थे, व्याकरणविद कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चरक संहिता लिखने वाले, ये सभी यहीं से तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले ही थे। उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ही शिक्षा प्राप्त की थी। और छात्रों को शिक्षा के छात्रों को शिक्षक के निर्णय के अनुसार प्रवेश दिया जाता था। जैसे छात्रों की प्रवेश परीक्षा तो होती थी, लेकिन शिक्षक अपने निर्णय के अनुसार उनको प्रवेश देते थे। हालाँकि उन्हें पसंद के अनुसार विषय पढ़ाया जाता था। जैसे किसी को चिकित्सा पढ़ना है, किसी को सैनिक शिक्षा लेना है, या फिर किसी को व्याकरण सीखना है, तो उनके उनकी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती थी। आमतौर पर न्यूनतम उम्र 16 वर्ष थी। यानी कि 16 वर्ष से अधिक के उम्र के स्टूडेंट ही इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते थे। 16 वर्ष पूरा होने के बाद उनकी क्वालिफाइंग एज थी, यानी कि एक एज कैटेगरी होता है, 16 वर्ष के बाद ही लोग इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर सकते थे। लेकिन वैसा कोई ये एज नहीं दिया हुआ है कि इतने एज के बाद कोई नहीं आ सकते हैं। 16 वर्ष से कम के लोग यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं कर सकते, बट ये नहीं था, किसी भी एज तक के लोग इसमें आके पढ़ सकते थे।
कोई परीक्षा प्रणाली नहीं थी, इसलिए कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता था। मुख्य शिक्षा तीनों वेद पे आधारित था और वेदांत, व्याकरण, आयुर्वेद, 18 सिपस यानी कि शिल्प, सैन्य शिक्षा, खगोल विज्ञान, कृषि, वाणिज्य आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन मुख्य जो शिक्षा का केंद्र था वो वैदित्रीय यानी कि वैदिक था, तीनों वेदों पे आधारित था। यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटी सैन्य विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी। पाणिनि शैल चिकित्सा में विशेषज्ञ थे यहीं से, और चिकित्सा इसका मुख्य उत्पाद था। अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध लेखक कौटिल्य स्थिति में भी ऐसा ही था, क्योंकि वो भी यहाँ से ही पढ़े थे और वो बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। और इस यूनिवर्सिटी की एक खास बात ये थी कि यहाँ पे जातिवाद नहीं था, यानी कि जाति भेद नहीं था कि कोई भी आगे पढ़ सकता था किसी के लिए भी। तक्षशिला ग्रीक संस्कृत से भी प्रभावित थी। मतलब तक्षशिला में संस्कृत में तो उसका लैंग्वेज था और ग्रीक में भी पढ़ाया जाता था। चलिए हम सेकेंड यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि अभी भी बहुत फेमस है, ये बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो राजगीर के पास स्थित है। भगवान बुद्ध के पसंदीदा शिष्य थे सरिपुत्र। उनका जन्म स्थल भी नालंदा ही है, जो कि महायान सेक्ट से जुड़े हुए थे। 427 बीसी से 1197 बीसी तक सीखने का एक बौद्ध केंद्र था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी एक बौद्ध केंद्र था। इतिहास में पहले महान विश्वविद्यालयों में दर्ज किया गया है इनको, यूनिवर्सिटी में। इसकी तुलना आसानी से की जा सकती है, क्योंकि यह अपने समुदाय के अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, पेरिस, हार्वर्ड जैसे आधुनिक समय के महानतम विश्वविद्यालयों में से है। नालंदा में लगभग 10,000 भिक्षु यानी कि स्टूडेंट, क्योंकि वो एक बौद्ध केंद्र था, लेकिन शिक्षाएं हर दी जाती थी हर सब्जेक्ट में, लेकिन ज़्यादातर बौद्ध धर्म के लोगों को अट्रैक्ट करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चाइना से ह्वेंशांग आए थे हर्ष के टाइम में, जो कि यहाँ पे 12 वर्ष रहे थे। और नालंदा में पढ़ने के लिए खास करके उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की। यहाँ पे 1510 शिक्षक थे और 8,500 छात्र विभिन्न स्तर और शिक्षा से संबंधित थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में 3 बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। रत्नरंजक, जिसका नाम था रत्नदधि और रत्न सागर, 3 लाइब्रेरी का नाम था, जो कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। रत्नरंजक, रत्नदधि और रत्न सागर, ये 3 लाइब्रेरियां थी वहाँ की। जिसे आप लोगों को पता है कि बख्तियार खिलजी के टाइम में उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को नाश कर दिया था, यानी कि जला दिया था। लगभग 6 मंथ तक ये यूनिवर्सिटी जलती रही थी, क्योंकि उनमें इतनी सारी बुक्स थी जो कि लगभग 6 मंथ तक जलती रही थी आग। अभी भी नालंदा यूनिवर्सिटी की अवशेष बची हुई है, जिसपे अब बिहार सरकार, गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार दोनों मिलके एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रही है, जहाँ पहले की तरह देश विदेश की छात्र आके पढ़ सके। चलिए नेक्स्ट, 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया के साथ विभिन्न तरीकों से सहयोग करके की गई थी। इसकी पुनर्स्थापना। यह विश्वविद्यालय अपने महानगरीय चरित्र के लिए भी प्रसिद्ध था, विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संकाय के लिए, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से तर्कशास्त्र की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। अध्यापक विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रभारी थे, यानी कि
विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन वो मौखिक होती थी, जो कि गेट पे द्वारपिंडी होता था उनके द्वारा ली जाती थी, जिनको द्वारपिंडी बोला जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी द्वारपिंडी प्रवेश परीक्षा होता था और उसके बाद स्टूडेंट की एंट्री होती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटा-सा वीडियो लेके आई थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि ऐसे ही आगे वीडियो चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट करें।